क्या आप जानते हैं कि ज़ीडान ने 2006 वर्ल्ड कप में मटराज़जी को हेडबट क्यों मारा था और क्यों माराडोना का हैंड गोल काउंट किया गया था? आखिर इनिएस्टा के शरीर पर इन लिखे हुए शब्दों का मतलब क्या है? दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप तो आ चुका है। आज के वीडियो में हम ऐसी 5 आइकॉनिक मिस्ट्री और अनवांटेड सिचुएशन के बारे में जानेंगे, जो अभी भी लाखों फुटबॉल फैन के मन में हजारों सवाल खड़े करती हैं, जो आज भी उन्हें बार-बार सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं 5 वर्ल्ड कप मिस्ट्री। The 90th minutes. मिस्ट्री नंबर 1। मैच के 116वें मिनट में सीएस्क फाब्रिगस के असिस्ट पर नेदरलैंड के खिलाफ स्पेन का फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण गोल करता है आंद्रेस इनिएस्टा। उसके बाद वो अपना जर्सी खोलकर वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन करता है, लेकिन सबकी तरह आपके भी दिमाग में आ सकता है कि उसके शरीर पर ये लिखे हुए शब्दों का आखिर मतलब क्या है। इस रहस्यमयी घटना की शुरुआत होती है वर्ल्ड कप के 1 साल पहले इटली में, जहां एस्पेनियल टीम अपने प्री सीजन ट्रेनिंग के लिए रुकी हुई थी। तब टीम के बाकी सब घूमने होटल के बाहर गए थे, लेकिन टीम कैप्टन डानी जारके अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड जेसिका आल्वारेस के साथ फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक डानी जारके चुप हो जाता है। इससे परेशान होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने एस्पेन्योल के स्टाफ को कॉल करके सब घटना बताई। वे आकर जारके को ढूंढते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तब डॉक्टर बताते हैं कि सडन हार्ट अटैक के कारण मात्र 26 साल की उम्र में डैनी जारके की मौत हो जाती है। इससे उसका सबसे करीबी दोस्त आंद्रेस इनिएस्टा मेंटली पूरी तरह टूट जाता है। उसके बाद आता है फीफा 2010 वर्ल्ड कप का वो पल, जहां आंद्रेस इनिएस्टा स्पेन के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण गोल करता है। उसके बाद वो अपना जर्सी खोलकर गोल सेलिब्रेशन करता है, जहां साफ लिखा था दानी जारके सिएम्प्रे con nosotros, जिसका हिंदी मीनिंग है दानी जारके तुम हमेशा हमारे बीच हो। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे एक विशाल स्टेज पर एक दोस्त अपने दोस्त को पूरी दुनिया के सामने लेकर आता है। मिस्ट्री नंबर 2। 2006 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जर्मनी के ओलंपिया स्टेडियम बर्लिन में आमने सामने थी 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन इटली और उस समय के कुछ लेजेंड खिलाड़ियों से सजी फ्रांस की टीम। मैच के 7वें मिनट में मार्को मातेरात्सी के फाउल के कारण फ्रांस को पेनाल्टी मिलती है और जिदान एक शानदार पेनाल्टी शॉट के जरिए फ्रांस को लीड दिला देते हैं। इसके बाद 19वें मिनट में एंड्रिया पिर्लो के एक कॉर्नर किक पर मार्को मातेरात्सी ने एक बेहतरीन हेडर के जरिए गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मैच के 110वें मिनट में जिदान पेनाल्टी बॉक्स के अंदर टहल रहे थे, तभी मातेरात्सी उनकी जर्सी पकड़कर खींच देते हैं। जर्सी खींचे जाने से चिढ़कर जिदान ने थोड़े मजाकिया लहजे में माथेरात्सी से कहा, अगर तुम्हें मेरी जर्सी इतनी ही पसंद आ रही है तो मैच खत्म होने के बाद मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। जिदान की इस बात पर माथेरात्सी ने उनकी बहन को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक और भद्दी बात कह दी। उसने कहा, मैं तुम्हारी जर्सी से ज्यादा तुम्हारी बहन को पसंद करूंगा। अपनी सगी बहन को लेकर ऐसा गंदा कमेंट सुनने के बाद शांत स्वभाव के जिदान अपना आपा खो बैठे। वे कुछ कदम आगे बढ़े, अचानक पीछे घूमे और पूरी ताकत से अपने सिर से माथेरात्सी की छाती पर वार हेडबट कर दिया। माथेरात्सी तुरंत मैदान पर गिर पड़े। रेफरी ने सीधे इस घटना को नहीं देखा था, लेकिन फोर्थ ऑफिशियल की मदद से उन्हें इस बात का पता चला। रेफरी ने तुरंत जिदान को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया। इसके बाद पूरी दुनिया ने वर्ल्ड कप इतिहास की वो सबसे आइकॉनिक तस्वीर देखी, जहां जिदान वर्ल्ड कप ट्रॉफी के पास से गुजरते हुए मैदान से बाहर जा रहे थे। मिस्ट्री नंबर 3। 1986 के मैक्सिको वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला हुआ। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने फुटबॉल इतिहास में माराडोना को हैंड ऑफ गॉड का नाम दे दिया। मैच के ठीक 51वें मिनट में उन्होंने हवा में उछलकर अपने बाएं हाथ से गोल कर दिया। मेन रेफरी अली बिन नासेर इस गोल को ठीक से नहीं देख पाए, क्योंकि माराडोना के साथ इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन भी हवा में उछले थे। तब रेफरी को लगा कि यह हेडर गोल था। उस जमाने में वीएआर या कोई एडवांस कैमरा असिस्टेंस नहीं था, जिसके कारण रेफरी को पूरी तरह लाइन्समैन पर निर्भर रहना पड़ता था। लाइन्समैन बोगदान दोचेव ने रेफरी को गलत जानकारी दी कि गोल सिर से हुआ था। बाद में दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गलती को स्वीकार किया। इस विवादित गोल के ठीक 4 मिनट बाद माराडोना ने इतिहास का सबसे बेहतरीन गोल किया, जिसे गोल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, जहां उन्होंने इंग्लैंड के 5 डिफेंडर्स और गोलकीपर को अकेले छकाते हुए शानदार गोल दागा था। मिस्ट्री नंबर 4।
1998 के फ्रांस वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद रोनाल्डो नाजारियो के कंधे पर टंगे फेमस नाइकी मर्क्यूरियल R9 बूट्स की तस्वीर तो आपने कई बार देखी होगी। लेकिन क्या आपने इस तस्वीर के पीछे की असली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी है? 1998 वर्ल्ड कप फाइनल के कुछ घंटे पहले टीम होटल में अचानक रोनाल्डो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। उनका पूरा शरीर कांपने लगा और मुंह से लार निकलने लगी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि मैच शुरू होने से 72 मिनट पहले ऑफिशियल टीम शीट से उनका नाम हटाकर एडमुंडो को शामिल कर लिया गया। लेकिन मैच शुरू होने के सिर्फ 20 मिनट पहले एक चमत्कार हुआ। रोनाल्डो खुद स्टेडियम पहुंचे और कोच से कहा कि वे खेलेंगे। मैदान पर उतरने के बावजूद भी वह ठीक नहीं था और ब्राजील यह मैच 3-0 से हार गया। इसके बाद पूरे फुटबॉल जगत में अफवाह फैल गई कि रोनाल्डो के अनफिट होने के बावजूद स्पॉन्सर कंपनी नाइकी के भारी भरकम बिजनेस और नए बूट्स के प्रमोशन के लिए ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन पर रोनाल्डो को खिलाने का दबाव बनाया गया था। बात इतनी बढ़ गई कि ब्राजील की पार्लियामेंट में इस पर एक सरकारी जांच कमेटी बनाई गई, जहां रोनाल्डो को खुद कटघरे में खड़े होकर जवाब देना पड़ा था। दरअसल इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, जब स्पोर्ट्स ब्रांड नाइक ने ब्राजील के साथ उस समय का रिकॉर्ड तोड़ $400 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया था और रोनाल्डो को अपना मेन फेस बनाया था। फाइनल के ठीक पहले विज्ञापन दिया गया था कि रोनाल्डो नाइकी के सिल्वर बूट पहनकर ब्राजील को कप जिताएंगे, इसलिए उन्हें बीमार शरीर के साथ भी खेलना पड़ा। इससे उनकी जान भी जा सकती थी। इससे पता चलता है कि फुटबॉल सिर्फ मैदान पर नहीं, कभी-कभी बंद कमरों के पीछे फिक्स हो जाता है। मिस्ट्री नंबर 5। क्या आपने कभी देखा है कि कोई देश खुद अपने ही खिलाफ खेल रहा हो, वो भी फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में? जी हां, मैं बात कर रहा हूं 1974 वर्ल्ड कप में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की। वे एक ही जाति और एक ही देश के लोग थे, लेकिन राजनीति के कारण अपने ही खिलाफ खेल रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था, एक ईस्ट जर्मनी और दूसरा वेस्ट जर्मनी। 22 जून 1976 को हैम्बर्ग के मैदान पर जब यह मैच शुरू हुआ तो स्टेडियम का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। सबको लगा था कि फ्रांज बेकनबावर और गेर्ड म्यूलर की मजबूत वेस्ट जर्मनी आसानी से मैच जीत जाएगी। लेकिन सबको चौंकाते हुए मैच के 78वें मिनट में ईस्ट जर्मनी के स्ट्राइकर जुर्गन स्पारवासर ने एक ऐतिहासिक गोल कर दिया और ईस्ट जर्मनी 1-0 से मैच जीत गई। यह मैच फुटबॉल इतिहास के सबसे बड़े अपसेट में से एक है। लेकिन रहस्य की बात यह है कि इस हार के बाद वेस्ट जर्मनी के खिलाड़ी दुखी होने के बजाय खुश थे। कई लोगों का दावा है कि वेस्ट जर्मनी जानबूझकर यह मैच हारी थी ताकि अगले राउंड में उन्हें मजबूत नीदरलैंड और ब्राजील का सामना न करना पड़े। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हार के बाद वेस्ट जर्मनी सचमुच एक आसान ग्रुप में आ गई और आखिरकार 1974 का वर्ल्ड कप चैंपियन भी बन गई। तो क्या ईस्ट जर्मनी की वो ऐतिहासिक जीत असल में वेस्ट जर्मनी की एक सोची समझी गुप्त चाल थी? यह रहस्य आज भी बरकरार है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप फुटबॉल से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो द 90th मिनट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।